नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे दुनिया पर मंडरा रहे तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की और इसके चलते यूक्रेन में डर के साए में जी रहे भारतीय छात्रों की। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका का दावा है कि हालात ऐसे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, जिसके चलते यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों और उनके परिजनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। अब वो किसी भी सूरत में वतन वापसी चाहते हैं, जिसके लिए छात्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से देश वापसी की गुहार लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस ने भी सरकार से इनकी वापसी सुनिश्चित करने की अपील की है। हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया 22 फरवरी से 3 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। सीमा पर अब भी 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। रूस का दावा है कि उसने सीमा से सेना की वापसी शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने अब भी सीमा पर 1.5 लाख सैनिकों की मौजूदगी का अंदेशा जताया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिक भारी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है और इन्हीं आशंकाओं से यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। हरियाणा के जींद के 68 छात्र, करनाल के करीब 700 छात्र, यमुनानगर के सैकड़ों छात्र यानी प्रदेश के करीब 2000 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, उनकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। ये छात्र और उनके परिजन अब केंद्र और हरियाणा सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इन हालातों में ये बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। परीक्षित 5वें साल में मेरा बेटा परीक्षित है और 5वें साल में पढ़ा है। की बार एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन में। 5 साल हो गए इसने वहां गए हुए ने। पर इन दो देशों के बीच में जो ये तनाव हो रहा है आपस में, तो हम तो ये चाहवा कि मोदी सरकार इस टाइम पर हमारे बच्चे ने बुला ले घर पे, मतलब इंडिया में वापस बुला ले, और जो तनाव खत्म हो जाएगा तो फिर वापस भेज देंगे। पढ़ाई से तो भाई बंदा जरूरी है कि बाल घर आने जरूरी है, ना कि पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। हम तो ये चाहवा कि इस टाइम पर हमारे बच्चे सुरक्षित घर पे आ जाए। वहीं यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है, जिसमें सीएम को यूक्रेन के लोगों की मदद करने की अपील की। रणदीप सुरजेवाला ने मांग की है कि सरकार वहां फंसे लोगों को वतन लाने का प्रबंध करे और सभी को सरकारी खर्च पर वापस लाया जाए। साथ ही कहा कि जो लोग 5 से 6 गुना ज्यादा टिकट के पैसे देकर वापस आए हैं, उनको उनका पैसा वापस किया जाए। से 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ कीव से, जो वहाँ की कैपिटल है कीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ से 3rd ईयर का ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अपनी, और एमबीबीएस कर रहा हूँ अपनी वहाँ से। और बेसिकली अब फिलहाल मैं यूँ नहीं जा पा रहा, क्योंकि जो दो देशों के बीच वहाँ पे तनाव पैदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस पैदा हो रही है। लाइक जैसे यूक्रेन एंड रशिया में, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद कल डाला है अपने एफबी पोस्ट पे कि भाई 16 तारीख को अटैक होने वाला है, अटैक डे, इट्स अटैक डे इन यूक्रेन एंड हम सबको एकत्रित होना है, रियूनियन डे मनाना है, अपने फ्लैग्स वगैरह फहराने हैं वहाँ पे जाके। तो ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, लाइक वर्ल्ड वॉर 3। रशिया ने जो मतलब 1-2 महीने से वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि भाई हमें अटैक करना है, रशिया को, यूक्रेन को इन्वेड करना है, यूक्रेन पे अपना कब्जा करना है। इन सब को लेके इसी बीच मैं अपनी फ्लाइट नहीं करवा पाया, क्योंकि मैंने 26 तारीख को टिकट करवाई थी, तो मैं इसी बीच नहीं करवा पाया अपनी टिकट, क्योंकि अब वहाँ वॉर होएगा। अभी मैंने कुछ अपने क्लासमेट से बातें की कि भाई वहाँ का क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है। सब ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स खुद मरने को हो रहे हैं, हमको घर बुलाओ, हमें घर बुलाओ, कि भाई हमारे बच्चे घर आने चाहिए। जाहिर है, जैसे जैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे छात्रों और उनके अभिभावकों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है और वो किसी भी सूरत में अपने वतन वापसी चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में देश के करीब 18,000 छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिनमें से करीब 2000 छात्र हरियाणा के हैं। ऐसे में इन छात्रों ने केंद्र और राज्य सरकार से जल्द अपने वतन वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से इन छात्रों को
देश वापस लाने के लिए सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खासतौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है उसकी वजह से, मीडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज को लेकर वो काफी परेशान है, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे, जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से, कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहां से जल्द लाने का प्रबंध किया। और चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं जिसके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आखिर एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन भारी संख्या में, काफी संख्या में जो भारतीय हैं वो क्यों गए हुए हैं। ये हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में 25 लाख रुपए का खर्च आता है, भारत में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च पढ़ाई के लिए आता है। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई बेहद सस्ती है और इसीलिए तमाम भारतीय जो हैं वो यूक्रेन जाते हैं। 1 साल का 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता है। एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई 22 से 25 लाख रुपए में आप यूक्रेन में कर सकते हैं। यूक्रेन में एडमिशन लेना भी आसान होता है, लेकिन यही एडमिशन अगर आपको इंडिया में लेना है तो यहां थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होती है और इसीलिए यूक्रेन का रुख करते हैं भारतीय छात्र। देश में करीब 18,000 छात्र अभी बताया जा रहा है कि यूक्रेन में हैं और इनमें से तकरीबन 2,000 छात्र हरियाणा के हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आखिर विवाद क्या है, ये आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस लगातार इसका विरोध कर रहा है। रूस का यह कहना है कि अगर आप नाटो में शामिल होंगे तो आप युद्ध के लिए तैयार रहिए। नाटो से रूस को डर लग रहा है, नाटो के सैनिक उसकी सीमा के पास खड़े हो जाएंगे, यह डर उसको सता रहा है और नाटो ने ऐसा नहीं होने का भरोसा भी दिलाया है, लेकिन रूस को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। यूक्रेन सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती रूस की ओर से की गई है। और चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अब से राय सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ राय सिंह जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही ओंकार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सत्यव्रत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आते हुए सर, और मैं यही जानना चाहूंगा, ना केवल मैं, तमाम ऐसे प्रदेश के लोग हैं, तमाम ऐसे वो परिजन हैं जो जानना चाहते हैं कि सरकार की क्या तैयारी है, सरकार क्या तैयारी कर रही है। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरी तैयारी के साथ मेरे साथ बैठे हैं और आपको ये जानकारी होगी कि आपकी सरकार इन छात्रों की वतन वापसी के लिए क्या कुछ कदम आने वाले समय में उठाना चाहती है या उठाने जा रही है। सर, सरकार मेरी नहीं है, सरकार आम भारतीय की है जी, चाहे वो भारत के केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की, वो हम सबकी सरकार है और जो सबकी सरकार है वो सबकी चिंता करती है। ये सरकार किसी मत मजहब और कुछ परिवारों की सरकार नहीं, ये सरकार आम भारतीय को अपनापन एहसास कराती है और ये पहला अवसर नहीं है जी। इससे पहले भी अनेक ऐसे अवसर आए हैं पिछले 7 साल में कि युद्ध की विभीषा के गोले पड़ते के बीच में से भारतीयों को निकालने का काम भारतीय सरकार ने अपनी सेनाओं के और अनेक संसाधनों के जुटाकर उन तमाम भारतीयों को जो वतन वापसी आने के लिए प्रयासरत थे, उन सबको अपने घर समयबद्ध तरीके से, बेहतरीन तरीके से, चाहे आपत्ति काल हो, चाहे कोरोना काल हो और चाहे
कभी कभी जो डिस्टरबेंस इंटरनल होता है या जो एक दूसरे देशों के साथ होता है जी, अनेक ऐसे अवसर आए हैं पिछले 7 साल में इस सरकार ने बखूबी और बेहतरीन काम किए हैं, जबकि केवल भारत नहीं दुनिया के तमाम देशों लेकिन अतीत में आपने अच्छा किया है सत्यव्रत जी, अतीत में आपने अच्छा किया है, इसे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन मैं वर्तमान के आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ सत्यव्रत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वर्तमान में आपकी सरकार क्या कर रही है। हरियाणा सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है, आपकी केंद्र सरकार क्या कुछ कदम उठाने जा रही है या कदम उठा रही है, किस तरीके से इनकी वतन वापसी सुनिश्चित होगी, ये हर कोई जानना चाहता है। सर आज आप फिर अपने शब्दों को ठीक कीजिए जी, आपकी सरकार नहीं, भारत की सरकार या हरियाणा की सरकार, इन शब्दों को ठीक रखेंगे तो पत्रकारिता के साथ न्याय। नहीं सर, हरियाणा सरकार कहा मैंने केंद्र की सरकार कहा, हम लोगों की सरकार है, ये तो सभी जानते हैं सर, ये तो अंडरस्टूड है ना। आप मेरे से बहस में चल रहे हैं या ये समस्या के समाधान में क्या क्या व्यवस्था? मैं सर सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हरियाणा की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इन बच्चों की वतन वापसी के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। सिंपल सवाल है मेरा, कोई बहुत ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा सवाल नहीं जिसमें आप उलझ जाएं सर, बहुत सिंपल सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप बार बार इन शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं उससे मुझे आपके पत्रकारिता पर संदेह होता है। इस पर आपत्ति आपको हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शब्द ठीक है, मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही जगह इस्तेमाल कर रहा हूँ और सही सवाल भी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता होती है। जी अब बोलिए आप। और पिछले 3 दिन से हरियाणा की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर तमाम भारतीय छात्रों को समयबद्ध पूरी जब कांग्रेस के और बाकी लोगों की सूचना आई थी उससे पहले जी, आपको ध्यान रखो परसों ही सरकार ने वहां की स्थिति को जायजा लेते हुए योजनाएं बनाकर और 21 तारीख से उनकी वतन वापसी का जो प्रोग्राम है वो होगा। और मैं एक एक आपके चैनल से उन भारतीय माओं को, उन भारतीय पिता को, बहनों को और भाइयों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे पिछले ऑपरेशन हमारे सफल हुए, एक एक भारतीय को भारत में लाकर उनको परिजनों के से मिलाने का काम किया है, उसी प्रकार यूक्रेन से भी समयबद्ध तरीके से सहज भाव से और बिना किसी कोई ऐसा आंकड़ा है आपके पास, कोई डाटा है कि उनको लेकर हरियाणा के कितने छात्र हैं, ऐसा कोई आंकड़ा है सरकार के पास, कोई डाटा कलेक्ट किया है आपने कि हरियाणा के कैसे ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं जिनको लाना आपके लिए बहुत जरूरी है? हमारे लिए वो सब जरूरी है जो एक एक विद्यार्थी वहाँ है जी, और जो वाहन से व्यवस्था जब जैसे हवाई जहाज जाएंगे वहाँ और उनकी बुकिंग होगी, उन सबको समयबद्ध और वहाँ की सरकार के साथ सरकार का तालमेल है, दूतावास से लोगों को संपर्क करने के लिए कहा गया है और जो लोग वहाँ आने का समय देंगे उनको व्यवस्था के अनुकूल लेकर आया जाएगा, चाहे संख्या 2 हो और चाहे संख्या 100 हो, हजारों में हो और लाखों में हो। जो भारत का बेटा है वो अपने भारत आने के लिए जब इच्छा जाहिर करेगा, भारत सरकार के संसाधन, हरियाणा सरकार की आत्मीयता और उनका जो भाव है वो उनके साथ है और एक एक व्यक्ति समय से पूर्व अपने घर को आकर अपने परिजनों के साथ बखूबी खुशी से रुकेगा और जब उसको लगेगा कि आप मुझे वापस जाना है तो वापस जाने की सब व्यवस्थाएं होंगी। यानी आंकड़ा आपके पास नहीं है, अभी आंकड़ा नहीं है आपके पास? सत्यव्रत जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आंकड़ा नहीं है आपके पास कि कितने छात्र हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 3000 हैं, 1500 हैं, ये ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं है आपके पास? आप ये कह रहे हैं दूतावास व्यवस्था कर रहा है उसकी जी, दूतावास व्यवस्था कर रहा है, उनके पास पर्याप्त साधन है और पर्याप्त आंकड़े हैं और सब लोगों को वहाँ दूतावास के माध्यम से संपर्क करने के लिए कहा गया है। जितने लोग वहाँ संपर्क में आ रहे हैं उन सबको आश्वस्त किया जा रहा है और समयबद्ध तरीके से उनको वतन वापसी की योजना बन रही है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। राय सिंह जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? बिल्कुल अमित शर्मा जी आपकी आवाज आ रही है। भाई सत्यव्रत जी तो कह रहे हैं कि उनकी सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, सरकार लगातार उन बच्चों के संपर्क में है, उनके परिजनों के संपर्क में है। 21 और 22 फरवरी से हम इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं कि किस तरीके से इनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है सर? अमित शर्मा जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की समस्या और चुनौती के रूप में किसी भी देश के सामने कभी भी आ सकती है। विषय सीधा नागरिकों की सुरक्षा के साथ जुड़ा है, विशेषकर विद्यार्थियों के साथ जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर गए हुए। ऐसे में हम सब का, आपका भी, और जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं है, ये सरकार का पक्ष नहीं है, उनकी भी जिम्मेवारी बढ़ती है।
इनके पास कुछ बातें हैं, ये कह रहे हैं कि हमने विपक्ष के या किसी मित्रों के कहने से पहले ही इस प्रकार की सूचना हमने प्राप्त करने का प्रयास किया है कि कितने बच्चे निराश्री वहाँ पर हैं जी। हमने लगभग 5 दिन पहले इनसे समस्या के बारे में गंभीरता से विचार किया, बाद में हमने पत्र में डाला मुख्यमंत्री जी के नाम, हमारे नेताओं ने। लेकिन जो हमारे पास सूचना है कि लगभग 2000 का आंकड़ा विद्यार्थियों का यूक्रेन में। सर सरकार आंकड़ा जुटा नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी आंकड़ा ले आती है। ये अपने आप में वाकई में समझ से परे लग रहा है। सरकार के पास अभी कोई आंकड़ा है नहीं, सरकार के पास अभी कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 2000 के करीब है। अरे लोकतंत्र की परिभाषा ये आंकड़ा आपके पास आया कहाँ से? राय सिंह जी आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया? राय सिंह जी आंकड़ा आपके पास का? सतरथ जी सवाल हो गया ना आपसे? सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, अगर कोई आपत्ति है आपको मेरे सवाल से तो आप अपना जवाब दे लेना, लेकिन अभी मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे सवाल करने दीजिए ना सर। आप तो मुझे सवाल भी नहीं करने दे रहे। कोशिश कर देंगे सर, जो मेरा काम है वो तो मुझे करने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ सतरथ जी, या मैंने भी आपसे पूछा जी, आपको काम सीखना पड़ेगा अभी। सर मुझे काम सिखाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ सर, आप अपना ध्यान रखिए। सर मुझे मेरा काम आपको सिखाइए, मुझे आपसे काम नहीं सीखना है सर। मैं जानता हूँ कि मेरा काम क्या है। सर आपको सबसे पहले राय सिंह जी मेरी बात सुनिए, राय सिंह जी एक मिनट रुकिए, राय सिंह जी एक बार रुकिए, राय सिंह जी रुकिए ना, एक मिनट रुकिए राय सिंह जी। अरे राय सिंह जी रुकिए ना, राय सिंह जी आपको मेरा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे निपट लूंगा सर, मैं बात कर लूंगा उनसे। आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सतरथ जी आप मुझे बता रहे हैं कि एंकरिंग कैसे करनी होती है, पत्रकारिता क्या होती है, आप मुझे समझा रहे हैं, लेकिन आपके पास आंकड़ा नहीं, आप आंकड़े लेके नहीं बैठे। कम से कम आपके पास प्रवक्ता होने के नाते आंकड़ा होना चाहिए था ना सर, आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए था कि भाई कैसे ऐसे कितने छात्र हैं हरियाणा के जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको लेके आना है। जब आपके पास आंकड़ा नहीं है तो कैसे लाएंगे आप? बताइए आप मुझे सिखा रहे पत्रकारिता कैसे होगी? सर आप मुझे सिखा रहे पत्रकारिता कैसे होगी? सर आप मुझे बता रहे एंकरिंग कैसे होती है सर? मुझे जरूरत नहीं है आपसे सीखने की सर, मैं 12-13 साल से यही काम कर रहा हूँ सर, मैं 12-13 साल से यही काम कर रहा हूँ सर, मुझे नहीं सीखना है। आप सबसे पहले अपना काम करिए कि आपके पास आंकड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपके पास आंकड़ा नहीं है सर, आज आपके पास आंकड़ा नहीं है, यह बात स्वीकार करिए आप। सरकार का नहीं पता सरकार किसकी होती है? अमित शाह सर मैंने कहा गठबंधन की सरकार है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार है, मैं कह रहा हूँ एनडीए की सरकार है, मैं कह रहा हूँ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या गलत कह दिया मैंने सर? क्या गलत है इसमें बताइए ना मुझे। आप मुझे कांग्रेस के जिलावार नंबर बताइए। आप मैं आता हूँ आपके पास, मैं लौट रहा हूँ सतरथ जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। आपसे पूछ रहा हूँ मैं सतरथ जी, आपको जो पूछना है जवाब मैं बताता हूँ उसके बारे में। पूछने का काम मेरा है, आपका काम जवाब देने का। अब सुन लीजिए ना एक बार, बताता हूँ मैं बताता हूँ सर, मैं आप मुझसे उलझने आए क्या? मैं आपको 2100 का आंकड़ा बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, मैं आंकड़ा लूंगा आपसे। राय सिंह जी जल्दी से बोलिए आप, राय सिंह जी बोलिए आप। मैं आ रहा हूँ। हाँ सर ठीक है, जब मैंने मौका दिया तब आप आंकड़ा बता नहीं पाए सर, अब कह रहे मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। ठीक है राय सिंह जी बोलिए। नहीं आप आंकड़े से क्या लेना चाहते हैं आप? सर आंकड़ा होगा तभी तो लेके आएंगे सर, आंकड़ा नहीं होगा तो कैसे लेके आएंगे आप बताइए ना मुझे। जब हमें यही नहीं पता कि हमने कितने छात्रों को वापस लाना है तो हम कैसे लाएंगे आप बताइए ना। भाई 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 20 है, 1000 है, 2000 है, पता तो हो। टिकट आप बना रहे हो? आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे ना सर अपनी। राजकीय टिकट आप बना रहे हो कि मैं बना रहा हूँ? राय सिंह जी बोलिए, राय सिंह जी बोलिए। टिकट आप बना रहे हो कि मैं बना रहा हूँ? अरे सर आवाज कम कीजिए। सतरथ जी देखिए, मैं सच्चाई बोलूंगा फिर आपको बुरा लग जाए। अरे सर ऐसे छात्र भी है ना, ऐसे छात्र है ना जो 22 से 25 हजार की टिकट है उसको 1.5-2 लाख रुपए की टिकट खरीद के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ना सर, ये भी तो सच्चाई है। बुरा लगेगा आपको? राय सिंह जी बोलिए, राय सिंह जी बोलिए आप। नहीं आपको अच्छा लगे बुरा लगे इसलिए बात नहीं करे, और आपको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को अच्छा लगे। अरे सर मुझे क्या सर मुझे पता है अपनी मर्यादा, मुझे पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सतरथ जी मुझे पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इस बात सच को स्वीकारिए सर। तो आपको हमें भी पता है, आपके शब्दों को मैं अपने शब्दों में नहीं दूंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। ठीक है सर, आ रहा हूँ मैं। राय सिंह जी बोलिए, राय सिंह जी बोलिए। अमित शर्मा जी, पहले तो इस महत्वपूर्ण जो संवाद प्रक्रिया हमारी जारी है, यह देश की सुरक्षा के साथ, हमारे बच्चों के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी समस्या है जो किसी भी राष्ट्र के सामने कभी पैदा हो सकती है। ये कुछ सरकार के ये पहली बार नहीं है राय सिंह जी, इस देश ने और इस सरकार ने ये पहली चुनौती नहीं ली अपने जिम्मे। अरे सर वो बोलने दीजिए सर, लोगों के अंदर सतरथ जी मैं तो मान रहा हूँ सरकार आप ही है सर, मैं तो कह रहा हूँ सरकार आप ही है भाई।
आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ सरकार आप पे तो जवाब तो आप ही से लेंगे ना सर। आ रहे हैं सर, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, आ रहा हूँ मैं सर, सूरज जी मैं आ रहा हूँ। राज सिंह जल्दी से बोलिए आप। ओंकार सिंह जी बैठे हैं सर, अमित जी उनको भी टाइम देना है। कृपया इनकी आवाज म्यूट कीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। अमित जी बोलिए। अमित जी पहले तो इनका मानसिक चेकअप जो है जरूरी है। मुझे लगता है मेरे मित्र किसी बीमारी से कराए हैं या परेशान है, अचानक जो है इस प्रकार की बातें। अरे पर्सनल अटैक मत करिए ना सर, राज सिंह जवाब दीजिए, राज सिंह जी जवाब दीजिए ना सर। अरे भाई इनको थोड़ा शांत कीजिए, राज सिंह जी जवाब दीजिए, हाँ जवाब दीजिए। अब जो पहली बात है कि हम जो है, हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, हमने कहा कि हवाई यात्राओं को लिए जिस प्रकार बच्चे अभिभावक परेशान हैं, जो यात्रा लगभग 50 से 60 हजार में होती थी, वहां पर बच्चों से 5 लाख तक टिकट की बुकिंग के लिए पैसे मांग रहे। दूसरा, उस पर ध्यान दे सरकार, हरियाणा सरकार खर्चा करे, विद्यार्थियों को यहाँ पर लेकर आए। दूसरा, हमने कहा था कि प्रशासनिक तरीके से जो जिला सचिवालय होता है वहां पर जाकर सूचना इकट्ठे हो, किस प्रकार से अभिभावक वहां पर परेशान है, पूरे हरियाणा के आंकड़े आपको 24 घंटे में उपलब्ध हो सकते हैं अगर सरकार की नीयत था आपको। दूसरी बात, आधिकारिक स्तर पर प्रदेश के अधिकारियों ने किस प्रकार की संवाद, मेरी बात सुनिए किस प्रकार, राज सिंह जी मेरा सवाल सुन लीजिए। राज सिंह जी मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए। ये आंकड़ा कहाँ से है आपके पास आंकड़ा कहाँ से आया, ये बताइए पहले मुझे। ये जो आंकड़ा बता रहे 2000 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के पास कहाँ से आया सर, और क्या ये आंकड़ा, इस आंकड़े को आप साबित करके दिखाएंगे कि 2000 का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो सही है? जवाब दीजिए सर। शर्मा जी ये आंकड़ा कहाँ से आया कांग्रेस पार्टी के पास, ये बताइए सर पहले मुझे। जी बताइए। और एक और सवाल, यही सरकार है सर, अफगानिस्तान में जब हालात बिगड़े सर, अफगानिस्तान में जब, मेरा सवाल सुनिए राज सिंह जी पहले सवाल सुनिए, उसके बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। यही सरकार है सर, अफगानिस्तान में जब हालात बिगड़े तो वहां से अपने लोगों को, भारतीयों को इसी सरकार ने सर वतन वापस लौटाया था, और आके एयरपोर्ट पर, मुझे अच्छे से याद है, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, उनके बयान आपने भी सुने होंगे, इस सरकार का बारंबार धन्यवाद किया था। बोलिए कांग्रेस पार्टी को अब यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि ये सरकार यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने में सक्षम है, जो अफगानिस्तान में इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी वतन वापसी करा पाई थी, वो सरकार अब छात्रों को वतन वापस नहीं ला सकती है। कांग्रेस पार्टी को इस पर संदेह क्यों है? बोलिए मुझे, देखिए बताइए मुझे। अमित शर्मा जी बोलिए। अमित शर्मा जी, हमने कहीं पर भी कोई संदेह व्यक्त नहीं किया। आप जो है इस बात को ऐसे न कहिए, एक बात। दूसरी बात, हमने सिफारिश की, मतलब नहीं राज सिंह जी, ये तो वही बात हो गई ना, अगर मैं सत्यव्रत जी के मन की बात ना कहूँ तो वो मेरे ऊपर हमलावर होंगे, अगर मैं आपके मन की बात ना कहूँ तो आप मुझे टारगेट कर, ऐसे थोड़ी होता है सर। आप जो चाहेंगे वो सवाल थोड़ी करूंगा मैं सवाल यहाँ बना के थोड़ी बैठा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको जो पसंद होगा वो सवाल करूंगा मैं, ऐसा नहीं होता है ना सर। सवाल तो सुनने की आदत डालिए, पार्टी के प्रवक्ता है सर। मैं लौट रहा हूं आपके पास, ओंकार सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ओंकार सिंह जी मैं आपके पास लौट रहा हूं, और उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं ओंकार सिंह जी, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, फौरन लौट रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।